हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस और जेई में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या आप कह सकते हैं कंप्लीट ऑप्टिक्स करने वाले हैं। और ऑप्टिक्स में आपके 51 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ना छोड़ें। वेव ऑप्टिक्स तो काफ़ी इजी है, जहाँ से बार बार एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस। लेकिन वहीं बात करें रे ऑप्टिक्स तो आपकी किस्मत है, कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस एक हवा बना रखा है बच्चों की वो ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा टफ है। कोई भी चीज़ें इजी और कठिन नहीं होती हैं, वो हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती हैं कि हम उसको कितना कर रहे हैं, कितना हमें वो टॉपिक अच्छे से डेप्थ में समझ में आता है। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं और उसकी आप ठीक से प्रैक्टिस करते हैं, फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको उस टॉपिक की अच्छी कमांड होनी चाहिए और जिससे आपके क्वेश्चंस सही हो जाएं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस और बीच बीच में हम कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। और पहले रे ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन हम वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो अभी तो ये PYQ है तो ज़्यादा थ्योरी में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत इधर उधर थ्योरी बताई जाए। तो पहला आपका स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट 1 प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखें। प्लेन मिरर में बच्चों जितना इमेज डिस्टेंस है उतना ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, मतलब U और V सेम होते हैं। इमेज जो हमारी बनती है उसको हम वर्चुअल बोलते हैं, या बोल सकते हैं इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल का मतलब है ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेज। जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करेंगे वो रियल इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट और सेम डिस्टेंस। एंगल ऑफ डेविएशंस जो हमारा प्लेन मिरर का होता है 180 - 2y। अगर आप प्लेन मिरर को देखें, जैसे प्लेन मिरर है और मान लो इसमें ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और ये हमारी रे वापस उसी मीडियम में चली गई, तो आप देखिए अगर आप ये नॉर्मल बनाते हैं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है पूरे एंगल में से आपका क्या हो जाएगा, I+R कर लीजिए माइनस का, और I और R हमारे रिफ्लेक्शन लॉ से बराबर होते हैं, तो जिसको हम 2I लिख रहे हैं। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी इन्फिनिटी होती है जिससे पावर 0 हो जाएगी। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फुल हाइट देखना चाहते हैं या फुल लेंथ देखना चाहते हैं तो आपको h/2 का कम से कम मिरर वहाँ पे बनाना पड़ेगा। और आगे देखें तो जो नंबर ऑफ इमेज की कंडीशन है, ये बात भी आप ध्यान रखना, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी आपको इंक्लाइंड एंगल दिया है आपको ये करना है, n निकालना है। n की वैल्यू है 360/θ। अगर आपका n इवन आता है बच्चों तो नंबर ऑफ इमेज n-1 कर लीजिएगा। अगर ऑड आता है तो आपका नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, सिर्फ 2। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो ये नंबर ऑफ इमेज बन गया। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है when one ray is reflected from the plane mirror is 30 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, अभी भी बताया था मैंने, प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये, या आप कह सकते हैं 180 - 2r। आई दें r दें, एक ही होता है, तो 180 - 2 और ये कितना दिया है 30। तो आप इसको अगर माइनस कर लें तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, अब अभी भी बताया था मैंने कि आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा एक लाइट रे है वो हमारे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स इतना फ्रॉम अ स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। फ्लैट मीन्स प्लेन मिरर ही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस आपने किए हैं वो सही होंगे। तो इसमें आपको मैंने बताया था रियल इमेज नहीं बनती है प्लेन मिरर से, इरेक्ट बनती है, स्मॉलर भी नहीं बनती है, सेम साइज की बनती है, लेटरली इन्वर्टेड भी बनती है। तो बी और डी सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ठीक हो गया, एंड द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बाय विच पोजिशंस ऑफ इमेज वुड बी शिफ्टेड। अब ये भी मैं आपको बताऊं, प्लेन मिरर में U = V होता है।
तो पहले केस में अगर आप देखें, अगर ऑब्जेक्ट 12 पर रखा है तो आपका इमेज भी 12 सेंटीमीटर पे बनेगा प्लेन मिरर से, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मिरर को मूव किया है 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? तो देखो, जब 4 सेंटीमीटर आप वो कर देंगे तो बची डिस्टेंस कितनी? 8 बच गई, तो आपका 8 सेंटीमीटर दूरी पे तो बनेगी। अब कहाँ बनेगी? अवे बनेगी या पास बनेगी? तो बच्चों मिरर के पास बनेगी, ठीक है। यहाँ तक ये बात आप ध्यान रखना। टोटल 12 थी, 4 आपने शिफ्ट कर दी तो बची कितनी? 8, और 8 से हम इजीली निकाल सकते हैं। आगे देखें, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्पेरिकल आपके पास वर्टिकल मिरर हैं। वैसे इसका कंसेप्ट है, तो इसका कंसेप्ट कभी जब मैं फुल आपको ऑप्टिक्स बताऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम क्वेश्चन डील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दो ए और बी मिरर हैं, सेपरेट किए हैं 10, ये आपका 10 दिया गया है, और कह रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की दूरी है ए से। तो कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड ए। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार ये आपके KVPI में आया है, या आप बोल सकते हो एम्स में भी आया था एक बार ये क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई बड़ी कहानी इस पर आपको नहीं लगानी है। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अगर आप देखें ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर है यहाँ पर, इसकी वजह से जो इमेज बनेगा, पहला जो इमेज बनेगा इस ए मिरर से, वो यहाँ पर बन जाएगा। इसको मैं IA कर रहा हूँ, और जिसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी? जितनी ऑब्जेक्ट की है, 2 सेंटीमीटर। अब ये जो IA है बच्चों, ये सेकंड वाले मिरर के लिए जो इमेज बनाएगा, देखिए ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अगर ये 2 हो जाएगा, आप खुद ही कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक। तो पहले वाले का इमेज तो यहाँ बन गया, और दूसरे वाले का अगर इमेज बनाओगे तो ये इधर कहीं बन जाएगा, जिसको मैं IB कह रहा हूँ। सेकेंड वाले मिरर से जो इमेज बनेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? IB कह रहा हूँ। यहाँ पर ये बना है IB, ठीक है। अब ये जो IB है, ये IB हमारा कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर थी इसकी दूरी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड ए, तो ए पर कितना बनेगा? तो इजीली आप देखिए, ये 8 हो गया और ये 10 हो गया, तो ये टोटल अगर इसको आप जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। टोटल ऐड करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, प्लेन मिरर से जो एक बार बहुत बार क्वेश्चन आता था वो ये आता था बच्चों की, जैसे ना आपके पास ये एक प्लेन मिरर है और वर्टिकल कंडीशन अलग है। वर्टिकल में तो आपको फिर 2-2 इमेज बनेंगे। अगर एक मिरर है, अलग अलग कंडीशन है, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, और ये ऑब्जेक्ट O है और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इसकी X है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितनी हमें स्क्रीन चाहिए, कितना स्क्रीन चाहिए जिससे हम इसका इमेज ऑब्टेन कर सकें। तो अगर आप यहाँ से रे डायग्राम बनाएं, ये इसका रे डायग्राम बन गया, ठीक है। तो प्लेन मिरर इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा जब, तो ये हमारा इस कोने से इस साइड को होगा ऐसे 1, और इस कोने से भी इस साइड को होगा 2। तो ये जो हमारी स्क्रीन है जहाँ पर आप इमेज को ला रहे हो, इस स्क्रीन की आपसे क्या पूछी जाएगी? कितनी हाइट होगी या कितनी डिस्टेंस होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस इमेज के लिए अगर इस पूरे की डिस्टेंस आपको D दे रखी है, क्लियर है यहाँ तक, और ये अगर X है बच्चों, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी दिया रहेगा कि ये 2X है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी X होगा। तो यहाँ पर आपके पास इसको अगर मिलाएं तो ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहला ट्रायंगल और ये बन गया दूसरा ट्रायंगल, क्लियर है यार यहाँ तक। इस ट्रायंगल को आप कंपेयर कर लो, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं ABC, ठीक है, और इसके बाद ABC हो गया, इसको ऑब्जेक्ट है यहाँ पर O हो गया, GH, और इसको I कर लो, ये J कर लो। तो पूरे की अगर डिस्टेंस निकालोगे आप, यहाँ पर थोड़ा बहुत थ्योरम आप ट्रायंगल लगा लीजिए, तो ट्रायंगल से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी ये डिस्टेंस है, जो पूरी स्क्रीन की डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? 3D आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। कैसे निकालेंगे? सिंपल से आप देखो, जो हमारा HI है, यहाँ से लेके यहाँ तक है HI, वो हमारा क्या है? AB के बराबर है। ये AB है हमारा, ठीक है। इस B को हटा दो यहाँ से, ये D कर लो इसको। तो AB के बराबर क्या है? AB के बराबर HI है। तो इसका मतलब जो DS है हमारा, जो हमारा ये D है, और यहाँ पर जो वैल्यू है DE है हमारी पूरी, ये वाली भी इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से भी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे तो ये जो मिनिमम हाइट है 3D। और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन कौन सा वाला था? ये क्वेश्चन था बच्चों, ये वाला जो था, ये 2 पैरेलल मिरर जब रखे जाएंगे तब कितना होगा। तो यहाँ पर हमारी 2 मिरर हैं, तो एक बार इमेज ये बनाएगा, एक बार इमेज ये बनाएगा, एक बार इमेज ये बनाएगा, 2 इमेज तो ये बनेंगे। इनकी फाइनल पूछेगा कि बी से कितना है, ए से कितना है, तो ये आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर जनरली बच्चों होता क्या है, देखो प्लेन मिरर आप कर चुके हैं, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। स्पेरिकल मिरर 2 तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होगा आपका वो इस तरह से होगा, कॉनकेव तो ये होगा, इसकी बाहर से आपकी पॉलिश होगी, और कॉन्वेक्स आपका ये होगा। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे ऐसे मिरर आएंगे, आप ये देखिए स्पेरिकल मिरर के ही पार्ट हैं, तो ये जो हमारा सरफेस है ये अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करोगे ऐसे 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 करके, तो इसका फोकस कहाँ होगा, जिस साइड को इसका सेंटर होगा, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये आपका फोकस हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कॉनकेव का फोकस नेगेटिव। और कॉन्वेक्स में किस साइड बनेगा कंप्लीट गोला, राइट साइड को, और ये वाला एफ, ये वाला सी। और साइन कन्वेंशन ये कहता है बच्चों कि अगर ये आपका पोल है, ठीक है, पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, और लेफ्ट साइड की ही डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होगी, राइट की पॉजिटिव होगी। तो कॉनकेव का फोकस कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया, और इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इवन आपको एक और बता दूं, जो हमारा ऊपर को ऐसे हैं ये हाइट हमें पॉजिटिव ली जाती हैं, और जो हाइट हम डाउनवर्ड लेते हैं ये वाली हाइट आपको नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, तो जो अपवर्ड हाइट है पॉजिटिव, उसको आप इरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उसको आप इरेक्ट भी कहते हैं, और इसको आप इन्वर्टेड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें थोड़ा और देखते हैं। ये आपके रे डायग्राम की बात है, तो जैसे आप इसके रे डायग्राम की बात करेंगे, इसमें एक आपको और फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जब कोई भी मिरर आएगा उस मिरर के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मिरर इक्वेशन है, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं और जेईई में भी पूछी गई हैं, कि मिरर इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। तो मिरर इक्वेशन आपकी 1/f 1/v प्लस 1/u, और वही मैग्निफिकेशन होता है -v/u, या आप कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन का है कि ऑब्जेक्ट का कितना मैग्नीफाइंग इमेज बना हुआ है। तो जब भी बच्चों ये जो हमारा पूरा है ये कॉनकेव का हमारा ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, तो जब भी आप इसको बनाएंगे, जैसे ये एफ है, ये आपका सी है, तो जैसे आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखेंगे तो आपका इमेज फोकस पे बनेगा। तो जैसे आप इस साइड को जाओगे इमेज आपकी लेफ्ट को आएगा। देखो इन्फिनिटी भी था तो फोकस पे आ गया, और जब बियॉन्ड सी यहाँ पर रखोगे तो इधर को आ जाएगा, सी पे रखोगे तो सी आ जाएगा, सी से एफ के बीच में रखोगे, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे इमेज लेफ्ट में आ जाएगा। बस ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हमारा इमेज होगा वो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में 1 2 3 4 5 6 केस बनते हैं, जिसमें रियल इन्वर्टेड आएगा, और रियल के साथ तो इन्वर्टेड ही दिखेगा आपको ज़्यादातर। ठीक है, वही बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में 2 ही कंडीशन है, और 2 ही कंडीशन इसलिए हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरह का होता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो आप या तो इन्फिनिटी पर रख सकते हैं या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देता है। ठीक है, और डिमिश देता है, जबकि जो पीछे था वो हमारा दोनों टाइप का इमेज देगा। ठीक है, कोशिश करिए मैंने कि आपकी थोड़ा थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए यहाँ से, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन आपका स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं कि टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट 15 सेंटीमीटर। देखो यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव होती है और यू हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो आपको पहले केस में यू दिया है, यू इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, और आपसे क्या कह रहे हैं, आर प्लेस इतना एंड 25, और दूसरा कंडीशन इसको u1 कर लेते हैं। दूसरे कंडीशन में u2 दिया है -25। जब भी ये क्वेश्चन आते हैं आपको u नेगेटिव के साथ रखना है। फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 40। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ होता है, और कॉनकेव में आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव होगी, तो दोनों में
20 हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। तो मान लो पहले में V1 है और दूसरे में V2 है, तो जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कितनी होगी ये पूछ रहे हैं। तो हम यूज करेंगे बच्चों मिरर इक्वेशन, 1/V1 प्लस 1/U1 इक्वल टू 1/F। जैसे आप ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/V1 प्लस 1/-15 इक्वल टू 1/-20। इसको सॉल्व करेंगे, 15 20 उधर जाएगा, 100 4 3, तो ये V2 आ जाएगा आपका, यहाँ से V2 निकल के आएगा -100 सेंटीमीटर। और यहीं पर अगर आप V2 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/V1, V2 कर लो इसको, 1/U2 इक्वल टू 1/F। तो ये हो जाएगा आपका 1/V2 प्लस 1/-25 इक्वल टू 1/20। इसको सॉल्व करेंगे, उधर ले जाएंगे तो 25 20 एलसीएम हो जाएगा 500, और V2 की जो वैल्यू आ जाएगी, नहीं V1 गलत कर रहा हूँ मैं, V1 तो 60 आएगा, V1 आ रहा है 60, V2 आएगा 100। V2 कितना आ जाएगा 100, वो भी माइनस का 100। अब माइनस का मतलब समझ रहे होंगे आप कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो लेफ्ट साइड बन रहा है, ठीक है। तो एक केस में 100 है, एक केस में 60 है। आप ये माइनस को ध्यान मत रखना, ठीक है, ये तो साइन कन्वेंशन है कि लेफ्ट साइड को बन रहा है। तो दोनों इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको दोनों को एडअप करना पड़ेगा, आंसर 160 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ थिन सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो एक कॉनकेव मिरर है भैया इस तरह से, ये कॉनकेव मिरर है। आपसे कह रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल जो हमारी रॉड है ऐसे रखा है और इसकी फोकल लेंथ आपको 20 दे रखी है। तो कॉनकेव की फोकल लेंथ 20 मतलब f हो गया -10 सेंटीमीटर, एंड द रॉड प्लेस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अच्छा, ऐसा बता रहे हैं कि जो रॉड रखी है आपने, ऐसा सी ही कुछ नहीं दिया है, ये एफ भी कुछ नहीं बताया है। मान लो ये रॉड रखी है आपने, तो आपसे कह रहे हैं कि जो इसका सेंटर है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। और रॉड की जो लेंथ है वो भी दे रखी है आपको, कितनी, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 40 है। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज x/3 सेंटीमीटर। अब इस रॉड से जो हमारी इमेज की लेंथ बन रही है वो कितनी हो रही है, x/3। तो सिंपल सी बात है, मान लो ये रॉड A और B है, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाएं, एट पॉइंट A पर लगाएं, एट A। तो एट A कितना हो जाएगा, देखो UA जो हो जाएगा वो कितना होगा, ये 40 हो गया, और इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब इधर 5 और होगा, तो कितने हो गए, 40 और 5 45, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन नेगेटिव रखने पड़ेंगे। अच्छा जी, V निकालना है, F तो आपका -10 ही होगा, तो VA निकाल लीजिए, और VA निकालने के लिए वही तरीका, 1/VA प्लस 1/UA इक्वल टू 1/F, ठीक है। तो 1/V प्लस 1/U ये लगाएंगे, तो यहाँ से अगर आप लगाएंगे तो आपका ये जो आंसर निकल रहा है वो निकलेगा -30, ठीक है। आप इसको रखिए, 45 और 10 का वो सॉल्व करके इधर ले जाएंगे, ये आ रहा है -35। वहीं UB पे लगाइए, सेकंड पॉइंट UB कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, लेकिन ये मिड पॉइंट है तो ये 5 कम कर लो, तो -35 सेंटीमीटर हो जाएगा, और F आपका -10 हो जाएगा। तो VB निकालना है, तो 1/VB प्लस 1/-35 इक्वल टू 1/-10। उस साइड ले जाके अगर एलसीएम करोगे तो VB आ जाएगा आपका 140/3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, VA माइनस VB, और दोनों को माइनस करो, -30 और माइनस प्लस 140/3, तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 32/3। 32/3 का मतलब है कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 32, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है आपका। अगला है कंसेप्ट 4, वो है रिफ्रैक्शन। तो बच्चों रिफ्रैक्शन आपको पता ही होगा, किसी भी लाइट का जो बेंडिंग नेचर है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। और बेंड कैसे होती है, बेंड होती है अगर वो
रेयरर से डेंसर में जा रही है तो बेंड हो जाएगी, और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये रिफ्रैक्शन कहलाया जाता है। तो रिफ्रैक्शन में जो हमारे काम की बातें हैं वो क्या हैं कि दो दो रूल हैं। पहला रूल तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ग्लास स्लैब है और इसमें ये एक लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, और ये आपका एक नॉर्मल है। अगर ये एंगल आई है, लाइट को जाना ऐसे था, तो लाइट मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, तो जब भी एयर रेयरर है, ये ग्लास आपका डेंसर है, जब भी जाएगी तो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इससे बाहर बनाएंगे इसको, तो क्या होगा, यहाँ पर आपने बनाया तो लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन ये क्या होगी, थोड़ा डेंसर से रेयरर में जाने पे अवे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी ये होगा रिफ्रैक्शन, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो कंडीशन होती हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में हो, ये बात ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में हो, डेंसर, ठीक है, और ऑब्जर्वर आपका रेयरर में हो, ऑब्जर्वर कहाँ हो, रेयरर में हो, तो उस केस में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ये एन, इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाता है रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के क्वेश्चन इसी से आते हैं, रियल ओवर एपरेंट डेप्थ। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में होता है। जैसे आपको इसकी कंडीशन बता दूं, जैसे आप मान लो किसी फिश को देख रहे हैं, किसी बर्तन में रखा है, पॉट में रखा है, ऊपर से देख रहे हैं आप उसको, तो ऑब्जर्वर रेयरर में पहुंच गया और ऑब्जेक्ट डेंसर में, और फिश तो पानी में होगी, तो उस केस में ये होगा। तो वहाँ पर जो हमारा शिफ्ट होगा वो होता है 1-1/n(h). ये हमारा शिफ्ट होता है, जिस शिफ्ट से वो चेंज हो जाएगी। अगर इसमें सेकंड केस लें कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेयरर में हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चों ऑप्टिक्स बहुत बड़ी है, तो क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन करा दूं वो भी अच्छा नहीं है। अगर आपका थोड़े बहुत थ्योरी भी बता दूं, किसी ने पढ़ा होगा तो रिवीजन कर लेगा। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर डेंसर में है तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका फॉर्मूला बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं एच रियल और एच एपरेंट लिख रहा हूँ, तो इस केस में एन की वैल्यू हो जाएगी एच एपरेंट ऊपर और एच रियल नीचे, और जो इसमें शिफ्ट होता है n-1 h हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रिफ्रैक्शन में, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है बच्चों, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि बताओ क्या क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फेज चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं। ठीक, एक हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ बोलते हैं कि साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, और उस कांस्टेंट की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। ठीक है, क्या बताई थी, साइन आई ओवर साइन आर की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, जिसकी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगी। क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझोगे। पहला क्वेश्चन आया ये वाला, कह रहे हैं कि एक वेसल है जिसकी डेप्थ डी है, हाफ फिल्ड विद ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, अदर इतना। तो देखो ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, इसको करने से पहले मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो कोई ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आपने एक लिक्विड ये भर दिया, ठीक, और दूसरा आपने इसमें ये लिक्विड भर दिया, तीसरा आपने इसमें ये भर दिया, ऐसे बहुत सारे भर दिए, अभी मैं 3 ही ले रहा हूँ, और D1 इसको भर दिया, D2 इसको भर दिया, D3 इसको भर दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 था, इसका N2 था, इसका N3 था। टोटल डेप्थ कितनी थी, D थी। तो अगर आपको कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल टू आपका फॉर्मूला होना चाहिए रियल डेप्थ क्या है वो ले लो, और उसके नीचे आ जाएगा एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रियल डेप्थ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी D, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक D है, और एपरेंट हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, ये आपकी एपरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए इसको और आगे को बढ़ाते हैं थोड़ा। इसमें जो रियल डेप्थ लोगे D1 D2 D3 लोगे, इसकी जो वैल्यू होगी ना बच्चों, ये ओवर N1 करना पड़ेगा, ओवर N2 करना पड़ेगा, तो कुल मिला के जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरह से होगा, D ओवर D1/N1 प्लस D2/N2
प्लस D3/N3। ये इसका कंसेप्ट है। अब हम इसको अगर क्वेश्चन में अप्लाई करें तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एपेरेंट डेप्थ क्या होगी। ठीक है, तो अभी भी बताई थी मैंने आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है रियल डेप्थ ओवर एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, और रियल डेप्थ कितना कह रहा है, डी है, तो इसको तो आप डी लिख सकते हो। एपेरेंट 2 दिया है, तो 2 में क्या हो जाएगा, D1 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, D2 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे इसमें ये भी कहा है कि हाफ हाफ फिल्ड है, मतलब जो D1 और D2 है ये बराबर हैं और कितने हैं, आधा आधा, हाफ हाफ। तो ये वैल्यू ऊपर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, D/2N1 प्लस D/2N2। दोनों से D कॉमन निकाल लो, तो जैसे ही D कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको। तो N1 और N2 को सॉल्व करिए तो आ जाएगा बच्चों, एक मिनट, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा, एक मिनट, कुछ गलती हो रही है क्वेश्चन में। एक मिनट मेरे को चेक करने दो बच्चों, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ गलत तो टाइप नहीं हो गया। क्वेश्चन कह रहा है वेसल ऑफ डेप्थ इतना, हाफ फील्ड विद इतना, उसके बाद कह रहा है रिफ्रैक्टिव N1 इतना, अदर हाफ इज इतना। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, इसमें ना खाली ये नहीं निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना है, हम गलत कर रहे हैं इसमें। ये तो फॉर्मूला होता है, सिर्फ एपरेंट डेप्थ निकालनी है, तभी मैं कहूँ ये डी से डी कैंसिल हो जा रहा है, आंसर में डी है। एपरेंट डेप्थ निकालनी है ना, तो ये पार्ट निकालना है सिर्फ, ये वाला। एपरेंट डेप्थ कितना है, D1/N1 प्लस D2/N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना है, और इसकी वैल्यू है D/2N1 प्लस D/2N2। तो D/2 को बाहर निकाल दो तो बचेगा क्या, 1/N1 प्लस 1/N2। देखो अभी कितना सरल क्वेश्चन है। तो D/2 इसका एलसीएम ले लोगे, N1 N2/N1 प्लस N2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, आपका ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, बी नहीं, बी, हाँ बी सही हो जाएगा, ये बीच में प्लस होगा और ये इनटू में होगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लोगे तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकालना है, हमें अपरेंट डेप्थ ही निकालनी है खाली। तो देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अ फिश राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था मुझे ऐसा लगा, लेकिन अगर किसी ने किया होगा, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि एक फिश राइजिंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, इसकी स्पीड दे रखी है आपको, फिश की दे रखी है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि ऑब्जर्व दैट अ बर्ड इज डाइविंग वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फिश। ऊपर से नीचे को आ रहा है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर को जा रहा है इतनी स्पीड से। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डाइविंग बर्ड टू पिक द फिश कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, देखो ये एक्स दी है, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या मान लेता हूँ, मान लो एच मान लेता हूँ, तो आप सभी को पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, अभी भी हमने कहा कि जो हमारी रियल डेप्थ है ओवर अपेरेंट हो जाएगी, तो y/x ओवर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल ये y थी तो y माइनस एक्स, और जो हमारी अपेरेंट थी h हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा NH प्लस x, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब वेलोसिटी के टर्म में दिया है तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, n तो n ही रहेगा, और यहाँ पर h है तो h मतलब dh/dt हो जाएगा प्लस dx/dt। ये वेलोसिटी के क्वेश्चन है तो इसमें फिर डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो dh/dt है, ये वाला h, ये किसकी, हमारी है, बर्ड की है। dh/dt जो है हमारी, ये बर्ड की स्पीड है, और जो कि हमें दे रखी है कितनी, बर्ड की स्पीड हमें नहीं दे रखी है। ठीक हो गया। अब बची बात फिश की। फिश की स्पीड हमें कितनी दी है, फिश की स्पीड दी है हमें 8, और ये हम माइनस में लेंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। और जो हमारी ये फाइनल dy/dt है, ये कितनी दी है, 12। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा फाइनल, -12
इक्वल टू n दिया है 4/3 डी एच बाई डी टी, या उसको बी वर्ड भी लिख सकते हो, और प्लस के साथ -8। इसको सॉल्व करेंगे, इधर आ जाएगा ये 4/3, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन करना पड़ गया था इसमें थोड़ा सा, और कुछ नहीं। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये भी उसी तरह से कह रहा है, एक आइस क्यूब है जो जिसमें बबल है इनसाइड में। व्हेन व्यू फ्रॉम वन साइड द अपरेंट डिस्टेंस इतना। अगर तुम वन साइड से देख रहे हो तो इतनी अपरेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? अगर आप ये मानते हो कि जो ओरिजिनल पोजीशन है बबल की वो x है एक साइड से, तो x बाई ओरिजिनल कितना हो जाएगा? अपरेंट 12 हो गया। ठीक है, तो इससे सॉल्व करें तो x बाई एन कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? व्हेन व्यू फ्रॉम द अदर साइड द अपरेंट डिस्टेंस इज 4। अगर आप अदर साइड से देखते हैं तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कह रहे हैं इफ़ द साइड ऑफ द आइस इज 24, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो जब अदर साइड से आप देखेंगे, इस वाले को अदर साइड से देखेंगे, तो आपका जो अपरेंट है वो कितनी होगी? वो आपको दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा सा। क्या लगाओगे? देखिए, अदर साइड से हम अगर इसकी स्पीड पूरी, अगर इसकी आइस की साइड अगर हम क्या ले लें? ए ले लें, क्योंकि आइस क्यूब दिया है ए ले लें, तो अदर साइड एक्स तो इसकी रियल थी, तो अदर साइड से क्या हो जाएगी? इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, और अपॉन में कितना दिया है? 4, और एक इसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। हमें फॉर्मूला तो वही लगाना है, तो a उसकी साइड है, तो a/n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करो? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 को इसको ब्रेक कर लो, या इन दोनों को आप रीअरेंज कर लो, n की वैल्यू कंपेयर कर लोगे, तो ये आ जाएगा आपका 24 - 12n इक्वल टू 4n। n की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, तो n आ जाएगा 24/16 1.5। आपने इन दोनों को सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस आपको कितना आता है वही वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं कि एज सोन इन फिगर, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया है कि अ प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट अ हाइट 50। यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दिया गया है एट हाइट इतना, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द हाइट ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 8 सेंटीमीटर। अगर हाइट 8 सेंटीमीटर है तो स्मॉल बल्ब इज प्लेस एट द बॉटम। कहीं बॉटम में एक स्मॉल बल्ब लगाया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पर मान के चलो कहीं पर लगाया होगा, तो आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बल्ब फॉर्म्ड बाय मिरर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक इज। ठीक है, तो देखो जो डिस्टेंस दी है आपको वो कितनी दी है? पहली बात 8 दे रखी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 4/3 दे रखा है। ठीक है, तो अभी भी आपसे पूछा क्या है? डिस्टेंस पूछा है, मतलब एपेरेंट डेप्थ पूछी है। एपेरेंट डेप्थ मतलब जो हमारा प्लेन मिरर इमेज बना रहा है वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है रियल ओवर एपेरेंट। तो ये हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो रियल डेप्थ ओवर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रीअरेंज कर लो, 4 से 2 बार कट गया, 3 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एपेरेंट डेप्थ है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बल्ब फॉर्म्ड बाय मिरर। मिरर से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो भैया अगर ये 8 है, ये 50 है, तो बचा कितना? 42, और जो हमारी अपेरेंट डेप्थ है वो कितनी है? 6। तो दोनों को अगर आप क्या करोगे? ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 42 + 6 आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये यू हो गया। तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? इमेज की डिस्टेंस 48 तो ये हो जाएगा, और प्लस 50 वो हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 98 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। इसमें 2 चीज़ें दे रखी। अगला जो इसमें पार्ट है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप सभी जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कहानी। जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयरर में आए, ठीक है, जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयरर में आए और एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए जो वैल्यू है वो क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर एक फेनोमेना होती है जिसको हम बोलते हैं TIR। ठीक है, तब जब लाइट आपकी डेंसर से रेयरर में आए, और दूसरी बात यह है
कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे TIR होता है। TIR होता है मीन्स लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है। अगर आपकी लाइट ये गई है और ये नॉर्मल है तो ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है या इट इज़ अ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। ऐसा आई की वैल्यू ऐसी जिसके लिए R 90 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों? जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है, फाइबर ऑप्टिक्स है, उसमें इसका यूज होता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फाइबर कम्युनिकेशन जो कहते हैं, एंडोस्कोपी में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो आपका मिराज बनती है हॉट डे में या लूमिंग इन कोल्ड डे में जो बनता है वो हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? तो TIR की ही बातें हैं, ठीक है। तो TIR में जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वो है फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो है उसका और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन sin C इक्वल टू 1/n, पहली बात। दूसरी, जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा यहाँ पर वो होता है पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस 2 थीटा ये आपको पता ही है। अगर ये यहाँ से आई और ये इसी मीडियम में वापस आ गई, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल फॉर डेंसर इतना 45, स्पीड ऑफ लाइट इतना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, अभी भी बताया था मैंने आपको, sin C इक्वल टू 1/n। और आपसे ये भी कहा गया है जो क्रिटिकल एंगल है C वो 45 है, तो मतलब ये हमको n देने वाले हैं। तो यहाँ से 45 1/√2, तो n आ गया √2। एक बार n आ गया उसके बाद हम क्या करेंगे? n इक्वल टू आपको पता है बच्चों C/V होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और इन या इन वैक्यूम और इन मीडियम, ठीक है। और n की वैल्यू आपको √2 दे रखी है, आपको स्पीड निकालनी है। इजीली आप इसको यहाँ से v निकाल सकते हैं। तो v निकालेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 2.12 10⁸ निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दो स्टेटमेंट है, वन इज लेवल एज एजर्सन और सेकंड इज रीजन। कह रहे हैं फेज डिफरेंस ऑफ अ टू लाइट वेव चेंज इफ दे ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया हैविंग सेम थिकनेस बट डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहला तो सही है भैया। आगे कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ वेव आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ये भी सही है। तो भैया दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें देखते हैं। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जो एक मीडियम λ1 और फ्रीक्वेंसी v1 इन एयर से जा रही हैं, कहाँ पर? अनदर मीडियम में। इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड इतना इतना है, दोनों मीडियम में दिया है, तो क्या होगा? तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो पहले मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम है, दूसरे में नहीं है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा भी हो सकता है। अगर नहीं होता तो हमारा आंसर निकल जाता। अब यहाँ पर निकालने हैं तो आप क्या करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल लॉ लगा दीजिए, पहला लॉ और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस n2 साइन ऑफ θ2 ये लगा दीजिए। तो पहले मीडियम जो है हमारा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 और मीडियम क्या है sin 45, तो sin θ1 वहाँ पे 45 लगा दीजिए इक्वल टू n2 कितना है भैया? n2 हमें दिया नहीं है और साइन हम यहाँ पे 30 लगा देंगे। तो जैसे ही n2 की वैल्यू निकालने की बारी आएगी, साइन 45 ओवर साइन के 30, तो 1/√2 ओवर 1/2 ये हो गया √2। अब n की वैल्यू अभी भी आपको पता है C/V होती है, ये √2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? λ1/2 के बराबर होगी। दो मीडियम की निकालनी है तो ये कितनी आ जाएगी? √2 टाइम्स λ2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? λ1 इक्वल टू √2 टाइम्स λ2
2 आएगी। इसमें कोई मैच नहीं हो रहा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। अच्छा ये बच्चों, ये थोड़ा सा ना तभी मेरे को लगा ही क्वेश्चन में, ये जो है आपका 1 अपॉन लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो 1 अपॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में आएगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अपॉन का क्या हो जाएगा, λ2 हो जाएगा, λ1/λ2। मतलब अगर आप λ2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा λ1/√2। इसके लिए आप एक बात ध्यान ये भी रखें कि जो रिफ्रैक्शन है आपका n=, उससे बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, बहुत लोग उसको अवॉइड करते हैं। देखो n=c/v होता है, ये आपको सभी को पता है। तो यहाँ से आप ये भी ध्यान रखें कि अगर दो मीडियम की बारी आई तो जैसे n(n2) हम लिखते हैं कई बार, या n2/n1 जब हम दो मीडियम के लिए लिखेंगे तो λ1/λ2 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, और स्पीड का v1/v2, ये सारे एक ही रिलेशन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 14 कह रहे हैं कि एक पोल है तो वर्टिकली आपका क्या है, सब मर्ज इन अ स्विमिंग पूल सच दैट इट गिव अ लेंथ ऑफ शैडो इतना विद इन वाटर, ठीक है जी। तो मान के चलिए कि ऐसे दे रहा है 2.145 मीटर, ये पानी के अंदर है। आगे कह रहे हैं विद इन वाटर व्हेन अ सनलाइट इज इंसिडेंट एट एंगल इतना, अगर सनलाइट यहाँ से मान लो इंसिडेंट हो रही है इस पर, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो एट एंगल इतना, तो सरफेस ऑफ वाटर इतना इतना, एट हाइट इतना। अच्छा, तो जो ये वाला पार्ट है आपका, अगर ये 2.15 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो हाइट है ये कितनी दे रही है 1.25, और यहीं पर सनलाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री से। तो क्या पूछ रहे हैं, देन हाइट ऑफ द पोल अबव वाटर इज इन सेंटीमीटर इज, और सेंटीमीटर में कितना होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है 4/3। तो अब कुछ है नहीं, मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। पहले तो डायग्राम बनाना होता है, आधा क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, ये अगर आप आगे इस पार्ट को ऐसे बढ़ाते हैं तो ये लगभग ऐसे जाएगी ना। तो यहाँ पर सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाते हैं, पहले मीडियम, ये तो एयर ही है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो कि 4/3 दिया है, तो 1 × साइन। अब आप ध्यान से देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस नॉर्मल के साथ, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 60 = n की वैल्यू रख लो 4/3, और ये एंगल हमें पता नहीं है तो इसको r ले लेते हैं, साइन r हो जाएगा। तो साइन r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3√3/8, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये a है, ठीक है, ये b कर लेते हैं, ये c कर लेते हैं, इधर d रख लेते हैं, ये e हो गया, ये f हो गया। तो आप ध्यान से देखिए जो BC की वैल्यू होगी, tan थीटा लगाओगे तो BC/1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 tan थीटा, या tan आप क्या कह सकते हैं, r कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब tan r की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी साइन थीटा से, तो साइन थीटा tan थीटा होगा साइन थीटा/cos थीटा, या आप बोल सकते हो sin/cos r, और ये cos हो जाएगा √1 - sin² थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 3√3/8 ऊपर आ जाएगा, नीचे सॉल्व करने में आएगा ये 3√3 और अपॉन में √37। और मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ अगर, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी tan थीटा की आपको निकालनी पड़ेगी, एग्जैक्ट वैल्यू। 1 मिनट में इसको कैलकुलेट करके ही देख लेता हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी बनेगी। ठीक है, ये हो गया, इतना ही बन रहा है। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 × tan 3√3/√37। अब BC आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है DF की वैल्यू कि कितना ये
इसमें रहेगा, ये वाला DF निकालना है। तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका BC माइनस कौन सा वाला पार्ट, AB हो जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके आ रहा है, इस पूरे को 2.15, तो इसको अगर AB निकालोगे तो 2.15, ठीक है। ये माइनस करना पड़ेगा BC वाला पार्ट, और BC वाला पार्ट कितना है, BC पार्ट है आपका BC पार्ट अभी निकाला था आपने 1.28, ये आ रहा है 6, 8 6 14, तो लगभग 0.6 आ रहा है, 0.86 आ रहा है। और अब DF निकालेंगे, DF हो गया आपका AB 1030, ठीक है जी। तो इजीली लगा लो, ख़त्म कहानी। ये आया लगभग 0 पॉइंट, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा था इसमें, क्वेश्चन कुछ है नहीं, लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने इसका पहले तो डायग्राम बनाया सबसे पहले, ठीक है। उस डायग्राम के बाद हमने ये देखा कि आप साइन थीटा निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ लगा के। इसमें एक बार जब आपने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाया तो ये आपने स्नेल्स लॉ लगा दिया, ये वाला पार्ट है, और इस स्नेल लॉ से हमें साइन आर निकल के आ गया, ठीक है। जैसे ही आपने साइन आर निकाला, इस साइन आर के बाद क्या निकल के आ गया, साइन आर निकालने के बाद ये पूरा पार्ट आ गया, ठीक है। अब इस BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप देखें ये आ जाएगा 1.5 है, तो BC आ जाएगा 1.5 10 R आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। और 10 R की वैल्यू या 10 थीटा की वैल्यू आपकी आई है 3√3/37। अब इस डायग्राम से देखो आप, तो डायग्राम से आपकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग कितनी आएगी, BC की वैल्यू निकाल लो पहले आप, ठीक है। तो BC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5, 10 थीटा लगा लीजिए। तो 10 थीटा जैसे ही आप लगाओगे, 10 थीटा लगाने के बाद हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ गई। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें ना, इसको मत करिए, यहाँ तक बढ़िए, 10 थीटा निकल गया, ये ना थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट करेगा, यहाँ तक निकल गया, ठीक है। अब जैसे ही 10 थीटा आपने निकाला, 10 R आपने निकाला, उसके बाद जो आपकी लेंथ ऑफ सम इमर्ज पार्ट है, जिसमें लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो निकाल दीजिए, ठीक है। वैसे ही करो, चलो इसको ना ज़्यादा फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका। 10 R निकल के आ जाएगा, 10 R जैसे ही निकालेंगे आप, उसके बाद ये फिर पूरा वही कंडीशन टोटल शैडो से निकाल सकते, ठीक है। BC निकाल लीजिए, BC आ जाएगा आपका, सबसे पहले BC निकाल लीजिए, BC आ जाएगा 1.5 10 थीटा 10 R, तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 1.28। तो AB की वैल्यू फाइनल आ जाएगी आपकी 2.15 माइनस 1.28। ये डायग्राम से देख लीजिए आप, डायग्राम से अगर आप इसको माइनस करेंगे, इसको 2.15 को अगर 1.28 से माइनस करेंगे तो आपका 0.87 आ जाएगा। और फाइनली DF की वैल्यू आपकी हो जाएगी DF इक्वल टू AB 10/30। AB की वैल्यू है 0.87, 10/30 है 1/√3। सॉल्व करके आएगा ये 0.5015 मीटर। तो आंसर सेंटीमीटर में तो 50 सेंटीमीटर तक आप इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है जी, और वो माइक्रोस्कोप काम आ रहे हैं फोकस करने के किसी ऑब्जेक्ट एट अ बॉटम ऑफ बकेट। कह रहे हैं फॉर लिक्विड, अगर कोई लिक्विड है इसमें इज फोर इनसाइड अ बकेट देन माइक्रोस्कोप हैव टू रेज इतना टू फोकस द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द लिक्विड इन द बकेट कितनी होगी। तो आपसे पूछ के आ रहे हैं कायदे से कि हाइट कितनी होगी। तो भैया सिंपल क्वेश्चन है, अभी भी बताया था मैंने कि जो शिफ्ट होगा वो कितना होगा, रेयर डेंसर का 2 केस बताए थे। शिफ्ट होगा D1 माइनस 1/m, और ये शिफ्ट आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 30 डिग्री। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपसे कह रहे हैं कि 1 ओवर जो हमारा जब पोर किया तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो है 5/3। 5/3 रख दीजिए, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो सॉल्व करेंगे 3/5, तो ये D आ जाएगा आपका 75।
कितना सरल क्वेश्चन था, लेकिन आना चाहिए, इतना रेज हो गया है। आपने ये पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन में कि जैसे कई बार ऐसा होता है बच्चों की रिफ्रैक्शन में, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है और ऑब्जर्वर रेयरर में है, तो होता क्या है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया है उसकी रियल पोजीशन से। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन होती हैं, जब ऑब्जेक्ट रेयरर में हो, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में हो। तो ये वाला जो केस है, इसमें ऑब्जेक्ट डेंसर में है, अगर आप देखें तो वो पानी में है और हम एयर से देख रहे हैं उसको, तो ये लगेगा। अदरवाइज जो दूसरा था, अगर ऑब्जेक्ट आपका रेयरर में हो तो वहाँ पर जो शिफ्ट होती है n-1/h। आपने देखा होगा गिलास में जब आप पेंसिल डालते हो पानी भरा हुआ गिलास में, तो थोड़ा सा आपको या तो टेढ़ी दिखेगी या थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, तो वो एक्चुअल में होता थोड़ी है ऐसा, वो रिफ्रैक्शन की वजह से है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट वेव डिक्रीज टू 0.2 टाइम्स इट्स स्पीड इन फ्री स्पीड, द रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इतना इतना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, कैसे करेंगे देखिए। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v, और ये आपको c दिया है, स्पीड दिया है 0.2 टाइम c, फ्री स्पेस मतलब 0.2 टाइम c, तो n यहाँ से आ जाएगा 5, n तो 5 आ गया। अब बच्चों आपको पता होगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये EM वेव में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से μr जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा n² बाई ये, और n है 5 तो 25 बाई μr की वैल्यू। अच्छा, इसमें ना थोड़ा कुछ और पूछा है, ये निकल गया। आपसे पूछा है μr ओवर म्यू बताइए, n बताइए, ये हो जाएगा n ओवर μr, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सब कुछ दिया है। ये μr आपको 1 दिया है, n 5 हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17 है आपका कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास हैविंग थिकनेस इतना एंड रिफ्रैक्टिव इतना, और आगे आपसे कह रहे हैं इसी में कि अगर क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इतना है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो भैया सबसे पहले तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है T थिकनेस इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेंस इंटू सेक ऑफ r। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। साइन c क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1/n, और आपको n दिया है 1/√2, तो यहाँ से c आ जाएगा 45। अब आप इस इंटरफेस के लिए इसको लगा के देख सकते हैं, होता क्या है, जैसे ये आपकी रे आई और ये रे कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ये एंगल c है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। एक बार स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 इंटू साइन c इक्वल टू n इंटू साइन थीटा, या आप साइन r कह सकते हैं। तो जब इसमें लगाएंगे तो 1/√2, क्योंकि c तो 45 है, n आ गया आपका √2, और साइन थीटा आपको पता नहीं है, √2 से √2, तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो थीटा है यही क्या होगा, r होगा। तो t आपको थिकनेस दे रखी है √3, और साइन 45 में से अगर 30 घटाओगे तो आएगा 15 डिग्री। ठीक है, और सेक 30 होता है 1/√3, तो इसको सॉल्व कर लें। √3 इंटू 0.26 आपको गिवन है, और 2/√3, तो यह आएगा 52 इंटू 10⁻²। 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू इतना, द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट कन्वर्ज एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑन ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको क्या कहते हैं, तो इस फेनोमेना को बोलते हैं बच्चों क्रोमैटिक एब्रेशन। ठीक है, पोलराइजेशन अलग चीज़ है, स्कैटरिंग आपको बताई है, स्पेरिकल एब्रेशन ये अलग चीज़ें हैं। आगे है लेंस। लेंस साहब आ गए हैं, और लेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो लेंस में क्या है, जनरली आपके पास जो लेंस है वो दो तरह के लेंस होते हैं। पहला जो लेंस है उसको आप बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये पहला टाइप के लेंस हैं आपके। और कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं बच्चों, इस लेंस को हम एक नाम और देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस,
तो जब भी आपको लेंस मिलेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का शेप ऐसे होता है। अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस ऐसे है तो इसको हम बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। की डेफिनेशन ये है कि एक जो सरफेस है उसका वो एटलीस्ट कर्व होना चाहिए, दोनों नहीं, एक तो होना ही चाहिए। इसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। और एक क्वेश्चन इसका आता है, इसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इसमें दो फोकस होंगे, इधर F1, इधर R1 और इधर F2 और इधर R2। सिमिलरली आप इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो फोकस होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में ध्यान रखिएगा जो हमारा मेन फोकस होता है वो राइट साइड वाला होता है। ठीक है, सेकेंड जो लेंस आता है वो आता है कॉनकेव। और कॉनकेव में क्या है बच्चों, कॉनकेव में है जिसको हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं, वो इस तरह का होता है। और ये वाले जो लेंस हैं इसका जो पहला फोकस है, जो प्रिंसिपल फोकस है, ये मेन फोकस लेफ्ट साइड होता है। अगर आपको प्लेनो कॉनकेव बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। प्लेनो मतलब एक वाली जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो लेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कोई लेंस है आपका, उसका लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू n2 माइनस n1 और 1/r1 माइनस 1/r2। जैसे मान लो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ n2 है, इधर n1 है, तो अगर रे इससे इधर जा रही है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। और यहीं से ये थिन लेंस के लिए फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u भी निकलता है। ठीक है, अगर कभी आपको, ये तो तब है जब कोई भी थिकनेस नहीं होगी, नो थिकनेस। अगर आपके किसी भी लेंस में थिकनेस हो गई, थिकनेस मीन्स इसकी मोटाई हो गई, जिम जाने वाला ये नहीं हुआ, तब आपका फोकस हो जाएगा अगेन वही n2 माइनस n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पर एक नया टर्म यूज होगा n1 माइनस 1t ओवर n r1/r2। n जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के मटेरियल का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे लेंस से जो मिरर इमेज बनने की पॉसिबल टेबल है वो ये रही। इस टेबल में आप देख सकते हैं ये छोटी टेबल आपकी कॉनकेव की है और बड़ी वाली कॉन्वेक्स की है। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इस पर, ऑलरेडी 1 घंटा मुझे लग रहा है हो चुका है। कह रहे हैं कि एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिसको कट कर दिया है दो आइडेंटिकल पार्ट में। तो प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पावर क्या होगी। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे ही बताऊंगा कैसे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक लेंस है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आप एक बात ये ध्यान रखें, कौन सा, इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक बना देता हूँ, कटिंग ऑफ लेंस करके। तो बच्चों जैसे ही आपके पास कोई लेंस है, फॉर एग्जांपल एक लेंस बनाते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक लेंस है। ठीक है, आपने इसको ऐसे कट कर दिया। ठीक है, ये डबल ही लेंस है, डबल कॉन्वेक्स है, डबल कॉनकेव की बारी है। अगर ऐसे कट करोगे तो ऑब्वियस बात है ये ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसका फोकस F है, इसका पावर P है, तो अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे बच्चों तो इसके जो फोकस है वो डबल हो जाएगा, दोनों के डबल हो जाएंगे। और पावर क्या होगी, एक मिनट, हाँ, फोकस इसके डबल हो जाएंगे और पावर आपकी आधी आधी हो जाएगी। इसकी भी p/2 हो जाएगी, इसकी भी p/2 हो जाएगी। अगर आपने इसी लेंस को ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो ऐसे केस में जो फोकस है वो और पावर में कोई चेंज नहीं हो। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व करे कर देंगे। कह रहे हैं कि अगर इसको कट करें 10 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ है, टू आइडेंटिकल पार्ट अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू ये, तो पावर ऑफ ईच की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर p/2 हो जाएगी, मतलब 5d हो जाएगी। ठीक है, अगर कहता है सिमेट्रिकल एक्सिस तो कोई चेंज नहीं आता।
आगे कह रहे हैं दो लेंस हैं जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और कोएक्सियली उनको हमने वो किया है। अब इसमें कोएक्सियली अगर रखना है तो इसको करने से पहले मैं आपको एक और बता दूं, यहाँ पर वो टॉपिक क्या है कि जब भी लेंस कॉम्बिनेशन है तो आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो लेंस का कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं। मान लीजिए बच्चों कि एक कॉम्बिनेशन ये है, एक लेंस ये है, एक कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, कॉनकेव भी हो सकते हैं, ये आपने देखना है। ठीक है, और इसकी फोकस लेंथ f1 है, इसकी f2 है, इसकी f3 है। अगर आपसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 1/f1, 1/f2, 1/f3। तो पावर कितनी हो जाएगी, 1/f को पावर भी कहते हैं, 1p1 p2 p3। याद रखना ये एल्जेब्रिक क्वांटिटी है और ये क्या हो जाएगी, m1 m2 m3। ठीक है, अगर आपका लेंस ऐसे ना होके कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस हो, जैसे एक ये है और एक ये है, तो इस केस में जो फोकस हो जाएगा इसका 1/f, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, मान लो d है, तो ये हो जाएगा 1/f1, इसकी f1 है, इसकी f2 है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 ये हो जाएगी। क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है, कह रहे हैं कि दो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इतना इतना है, प्लेस कोएक्सियली 60 सेंटीमीटर बिटवीन, तो इमेज ऑफ अ डिस्टेंस, ये तो इमेज पूछ रहा है कॉम्बिनेशन का, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो पहला ये है, दूसरा ये है, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 60 है। ठीक है, इन्होंने इस बार इमेज पूछ ली। पहले वाले की फोकस f20 है और दूसरे की भी 20 है। तो पहले वाले के लिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगी देखते हैं। तो पहले वाले के लिए कह रहे हैं कि विद द सेपरेशन ना द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट, मतलब पहले वाले के लिए u1 हो जाएगा इन्फिनिटी, f1 है आपका 20, तो आप v1 निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो 1/v1 माइनस 1/u1 इक्वल टू 1/f1। जैसे आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो v1 आ जाएगा 20। तो 20 मीन्स ये 20 है तो कहीं 20 में बनेगी। तो दूसरे के लिए जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये टोटल कितना है 60, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक 40 बचेगी। तो u2 जो हो जाएगा बच्चों नेगेटिव में माइनस ऑफ 40 हो जाएगा। हमें v2 निकालना है, f2 हमें अगेन वही दिया है -20। अगेन डेटा फिट करो, डेटा फिट करेंगे तो v2 हमें क्या निकल के आएगा -40। आपसे कहा गया है कि इमेज की जो है डिस्टेंस बताओ, या क्या कहा है इसमें, इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो पहले से कितना बना 40 और दूसरे से कितना बना 60, तो 40 और 60 आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 40 आ गया, ये 40 है और ये 60, और पूछा कहाँ से था, फर्स्ट से पूछा था, तो फर्स्ट से ये 60 हो गया और इस 60 का फिर आगे कहीं 40 बना था, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, द लेंस नाउ इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रेटिना, तो पावर द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। देखो अभी भी हमने पढ़ा था 1/f जो होता है फॉर्मूला n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो इसको 2 के लिए लगा लो, 2 के लिए मीन्स एक बार आप लिक्विड के लिए लगा लो, एक बार आप किसके लिए लगा लो, एक बार आप लगा लो किसके लिए, क्या दिया है दूसरा, लिक्विड के लिए, और एक बार नॉर्मल लगा लो। ठीक है, तो पहले और 1/f को पावर भी कहते हैं, तो पहला केस की पावर 1/f इक्वल टू 1/f, तो 1.8 माइनस 1, और ये पूरी क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी तो इसको x मान लेते हैं। P2 मतलब 1/f लिक्विड की आप देखें अगर, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है 1.8/1.5, क्योंकि देखो पहले केस में क्या है, पहले केस में ऐसा है कि ये हमारा लेंस है और ये मटेरियल है, तो यहाँ पर क्या है एयर है, यहाँ पर भी एयर है, यहाँ पर भी एयर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, n21 की जो वैल्यू थी पहले केस में, तो n2/n1 हो जाएगा और n1 की वैल्यू 1 हो जाएगा। सेकंड केस में क्या है कि आपके अगल बगल क्या है, पूरा ये ग्लास है और ये पानी में डाल दिया है, तो आपका जो ग्लास है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो करते हैं तो P1/P2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 माइनस 1 और अपॉन में 1.8 माइनस 1.5 इंटू 1.5। सॉल्व करें इसको तो 0.34, तो आंसर 4 आ जाएगा। तो पावर कितनी हो जाएगी P1/P2 की, 4 टाइम्स हो जाएगी, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ओ है इन टू थिन स्पेरिकल कोएक्सियल लेंस L1 L2 विद 40, तो वही एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओ रहा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 2 सेंटीमीटर कह रहे हैं, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इतना इतना L1, तो एज सोन इन फिगर द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज, तो वही जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया तो वही करना है इसमें भी। तो पहले केस के लिए, इसके लिए लगा लीजिए, तो 1/V1 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आपको, ये 6 दे रखी है, सॉरी ये 6 है, तो ओवर 6 इक्वल टू 1/24, इसको उधर ले जाएंगे 3, तो V1 आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब जो U होगा ये 10 है और ये 8 और है, तो इसके लिए बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 और 8 18, तो ये हो जाएगा 1/V माइनस का 18, तो 1/18, क्योंकि इसके लिए U जो बन जाएगा वो 18 बन जाएगा नेगेटिव का, इक्वल टू 1/9। ठीक है जी, तो अब इसको सॉल्व करें, तो ये V आ जाएगा, जो V2 है, V2 9, तो ये आ जाएगा आपका 18 ही आएगा, तो V2 18 हो गया। तो कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, ये 6 था, ये 10 था, 6 और 10 16, और 16 में अगर आप 18 जोड़ देंगे तो 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। देखो ये जो मीडिया वाला है, देखो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो आपने क्वेश्चन किया होगा अपने बोर्ड लेवल में, क्या होगा कि अगर ये दो मीडिया हैं ऐसे, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो इसमें हमारा अगर ये N1 है और ये N2 है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R होता है। तो वही क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 1.5 है, सेपरेटेड बाय इतना, कर्वेचर भी दिया है, तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज टुवर्ड्स द डेंसर, एंड ये पूरा दिया है, तो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला है। कई बार फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट, कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब ये आप पे है कि आप क्या यूज़ करते हैं। सारा डेटा रख दिया, तो सॉल्व करेंगे, 1.5 0.56 ये आ जाएगा माइनस के 30। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये एरर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप समझोगे तो मज़ा भी आएगा। देखो जब भी किसी लेंस में एरर का क्वेश्चन आएगा, पहली बात हम थोड़ा सा एरर को डिस्कस करते हैं। कैसे करेंगे, देखो आपको पता होगा लेंस का अगर U दिया रहेगा आपको, U कैसे दिया रहेगा, U प्लस माइनस डेल्टा U, उसमें एरर V भी दिया रहेगा, V प्लस माइनस डेल्टा V, तो फोकस जैसे कि पूछेगा या कुछ और पूछेगा इसमें से, तो एप तो निकल जाएगा। एप को कैसे निकालोगे आप, एप को निकाल दोगे 1/V माइनस 1/U से निकाल दोगे। बात है एफ कैसे निकालोगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एफ ओवर एफ स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी स्क्वायर, और एरर पॉजिटिव रहते हैं तो माइनस को प्लस करके डेल्टा वी ओवर यू स्क्वायर। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, डेल्टा एफ निकाल लोगे। अगर आपसे एरर पूछा जाए तो हो सकता है फोकस में एरर पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे एरर पूछ लिया जाए कि इसमें यू में पूछ लिया जाए, वी में पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन है देखते हैं। कह रहे हैं कि एक 2 मीटर लॉन्ग स्केल है जिसका लिस्ट काउंट इतना है, यूज टू मेजर द लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यू कितना है अभी देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है जो 80 सेंटीमीटर मार्क्स 1 मार्क रेस्पेक्टिवली, द इमेज इन पिन अदर साइड कोइंसाइड इमेज पिन विथ केप्ट 180 सेंटीमीटर मार्क, द परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ। तो आप अगर डेटा देखें, आपका ये जो पूरा पार्ट है ये 80 है और इसमें कितना है 2 मीटर है, तो इसको ब्रेक करें तो U आपका आ गया 100, और उसमें जो एरर बता रहा है मीटर स्केल में 0.2, और इमेज में क्या कह रहा है 180 मार्क है, कहीं दिख रहा था अभी 180 सेंटीमीटर मार्क है, तो 180 हो गया, प्लस माइनस जिस मीटर स्केल से नाप रहे हैं वो उसका एरर हो गया। तो पूछ रहे हैं फोकल लेंथ में कितना एरर होगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, ये जो निकालोगे ना आप, इसमें आपको ये भी दिया है कि जो जिससे आप नाप रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस वो 80 सेंटीमीटर मार्क पे है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्या 80, और उसमें जो एरर है अगेन 0.2, और यहाँ पर भी आपको माइनस करना पड़ेगा 100 प्लस माइनस 0.2। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे तो u आपका आ जाएगा 20 प्लस माइनस 0.4 और v आपका आ जाएगा 80 प्लस माइनस 0.4। क्योंकि पिन का मार्क और स्केल का मार्क अलग अलग है तो दोनों को आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब f निकालना है तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/20। सॉल्व करेंगे अगर इसको 28 तो 5/20 तो f आ जाएगा 16। तो f जैसे ही 16 आया अब आप यूज़ करेंगे इस वाले फॉर्मूले का, ये वाले फॉर्मूले का। तो f तो हमें निकालना पड़ेगा, कितना आया 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। डेल्टा v और डेल्टा u दोनों में कितने थे 0.2 और 0.2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए इसके बाद और जो भी डेल्टा f आएगा आप उसको निकाल लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हैज़ बीन यूजिंग स्पेक्ट्रल ऑफ पावर इतना फॉर डिस्टेंट विजन एंड सेपरेट और रीडिंग ग्लास इतना डायोप्टर, व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो ये आपका पावर दी है, पावर कितनी दी है 2 डायोप्टर, तो 1/f फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 2, मतलब f इक्वल टू 2/100 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। तो आप लगा दीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, u आपका डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 25 हो गया, क्योंकि u को आपको नेगेटिव लेना है, और f आ जाएगा 2/100, ठीक है। f क्या आ जाएगा, f ये 1/f है, हाँ ये 1/f, ठीक है जी। 1/v अगर उधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आ गया, ये एरर का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये एरर का क्वेश्चन है और ये मिरर का है। तो जिसमें हमने प्लस लगाया था वहाँ पर आपको फोकल लेंथ इससे निकल जाएगी और डेल्टा एफ जब निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट करके निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ दिया है एंड अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड, ये मतलब इसका जो डायग्राम है वो ऐसे है, ये और ये प्लेन मिरर है। क्वेश्चन कह क्या रहे हैं अब आपसे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है लेंस और मिरर की वो 20 है, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि इमेज प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज 5 सेंटीमीटर इनसाइड द मिरर, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज कितना होगा। तो पहले तो लेंस के लिए आप निकालो कि लेंस का ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहाँ पर। ये दिया है आपको 15 है और u आपको पता है नहीं तो माइनस u रखो, तो ये 1/10 हो गया, तो u अपने आप निकल के आ जाएगा 30। खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इतना है, फोकल इतना है, इसको इमर्स किया है पानी में, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, एफ एयर लगा लो, एफ एयर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, आप ग्लास टू एयर का रिस्पेक्ट कर लो, ठीक है, और x आएगा एक 1/r1 माइनस r2, उसका कोई यूज है नहीं, और इसको डिवाइड कर दो 1/f लिक्विड से, कोई भी लिक्विड आपको दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड -1 हो जाएगा, x से x कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो लिक्विड ओवर एयर का जो होगा वो हो जाएगा आपका, सॉल्व करके ऊपर सॉल्व कर लीजिए 1.5 - 1 और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1.5 × 3/4 - 1। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 72, ठीक है। तो ये 2 बार आ गया था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन कह रहा है, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एज सोन इन फिगर, ठीक है। अब एज सोन इन फिगर मीन्स फिगर भी पता होना चाहिए, तो फिगर कैसा है बच्चों वो देख लें पहले आप। इसका फिगर इस तरह से है, ये प्लानो हमारा एक लेंस है, प्लानो कॉनकेव, ठीक है, और इसमें एक यहाँ पर ये इस तरह से वो लगा हुआ है मिरर, तो यहाँ पर आपकी रे ऑफ लाइट आ रहे हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 है। तो कह रहा है एज सोन इन फिगर और थिन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू इमेज इतना इन्फिनिटी एंड द रेडियस ऑफ बोथ लेंसेज, ये भी लेंस ही है सॉरी, तो 30 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बोथ के लिए 1.75
उसके बाद कह रहे हैं कि बोथ लेंसेज आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू कॉम्बिनेशन द इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इज। तो इमेज कितना होगा? तो अगेन भैया लेंस में का फॉर्मूला पहले के लिए लगा दो, 1/f1 इक्वल टू 1.75 माइनस 1, और यहाँ पर अगर आप लगाएं तो एक तो इन्फिनिटी हो जाएगा, बचेगा एक ही, 1/-30। तो f1 आ जाएगा सॉल्व करके -40। अब दूसरे के लिए भी लगा दो f2, तो हो जाएगा 1.75 माइनस 1, और इसके लिए क्या हो जाएगा 1/30, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड है, तो इसका कितना आ जाएगा +40। तो आप देखो जो इमेज फर्स्ट लेंस का है वो वर्चुअल है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्चुअल और लेफ्ट साइड होगा। तो जो ऑब्जेक्ट सेकंड के लिए है वो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? 80 और 40 120 पे। ये पहला का कितना है? पहले की जो वर्चुअल इमेज है 40 पे है, तो जो ऑब्जेक्ट सेकंड के लिए होगा वो 80 पे हो जाएगा। 40 ये भी तो है, 40 और 40 80 हो जाएगा। और जो 80 सेंटीमीटर है, अब इसकी फोकल लेंथ देखेंगे तो वो ऐड कर देंगे, जब 80 40 120 आ जाएगा। आगे प्रिज्म का है, तो प्रिज्म तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। तो प्रिज्म में क्या क्वेश्चन बनते हैं? जैसे एक प्रिज्म है बच्चों आपका ये, तो ये कोई एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इसमें आपने इंसिडेंट एक रे भेजी, ठीक है, इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये नॉर्मल फर्स्ट है, ये नॉर्मल सेकेंड है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है और ये हमारा R1 है, ये आपका I2 है, ये आपका R2 है। तो अगर इन दोनों लाइनों को आगे को मिला दोगे, तो जहाँ पर ये मिलती हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशंस, ठीक है। तो प्रिज्म के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2, और ये मिनिमम डेविएशन होगा अपॉन साइन A/2। ये तो n की वैल्यू हो गई। अगर आपसे कभी भी मिनिमम डेविएशंस पूछेगा प्रिज्म के लिए, तो आपका जो मिनिमम डेविएशंस होगा वो होगा डेल्टा m इक्वल टू n-1 a, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन 12 आया है कि अ थिन प्रिज्म P1 विद एंगल इतना, ये A दिया है जो भी हम देख रहे थे, एंड मेड ऑफ ग्लास इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म इतना टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डिविएशन। अगर एवरेज डेविएशन नहीं है, इसका मतलब है डेल्टा 1 दोनों प्रिज्मों का, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले प्रिज्म एंगल के लिए लगा लो n1-1, अभी फॉर्मूला बताया था। और दूसरे के लिए, क्योंकि आपसे क्या कह रहा है, विदाउट डेविएशंस कह रहा है, दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एंगल इसका A2 कर लो, n2-1, तो यहाँ पर लगाते हैं 6 डिग्री, 1.54 माइनस 1, और दूसरे वाले का आपको कितना दिया है? दूसरे वाले का आपको दिया है 6 एंड मेड ऑफ अ ग्लास, ठीक है। एक मिनट इसको चेक कर लूँ मैं। लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं अगर कहीं पर मिस्टेक होगी तो। हाँ, अब पेज में P1 इतना इतना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसका हमें ना थीटा पता भी नहीं है कि जो अनदर का है ना उसका थीटा कितना है, तो इसका हम थीटा A2 ही रहने देते हैं इसको। और n2 की जो वैल्यू दी है 1.7572 है शायद, -1 को सॉल्व करें तो थीटा आ जाएगा 6 डिग्री इंटू 0.54 ओवर 0.72, तो आंसर आ जाएगा 4.5 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कंबाइन करा है, तो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, तो हमें पता था नहीं एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। और वैसे भी अगर देखें इक्वल टू है ना, आप ये भी कर सकते हो कि माइनस भी होगा, एक दूसरे के अपोजिट है, माइनस है, ठीक है। तो बी को आप माइनस कर सकते हैं, जो सेकंड का एंगल है उसके बाद इक्वल करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड
फील्ड इन द इक्विलेटरल हॉलो इतना है, तो एंगल ऑफ डेविएशंस कितना होगा। तो अभी भी फॉर्मूला बताया था आपको, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन में साइन a बाई 2, और ये आपसे कह रहे हैं कि √2 है, और ये हो जाएगा साइन a तो 60 दिया है आपको, प्लस डेल्टा m इक्विलेटर दिया है तो 60 होगा बाई 2, और नीचे हो जाएगा साइन 60 बाई 2 30, साइन 30 आपका हो गया आधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, तो 1/√2 इक्वल टू साइन 60 प्लस DM बाई या डेल्टा m बाई 2। साइन को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस DM बाई 2। तो ये हो जाएगा 90, 90 में से 60 घटाओगे 30 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं भैया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना दिए। पहला तो ये है, NCERT से लिए गए हैं सारे डायग्राम कि सिंपल के लिए क्या होगा, ठीक है। सिंपल में आपका एक लेंस यूज होता है, मैग्निफिकेशंस की यहाँ पर काफ़ी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हमारा ये क्या होता है, कम यूज होता है। तो हमने कंपाउंड फॉर्मूला भी लिख दिया है। इसमें ध्यान रहे जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लिखा है बच्चों, यहाँ पे आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की जगह पे ये लिखा जा सकता है कि इमेज फॉर्म्ड एट डी मतलब 25 सेंटीमीटर पे, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डिस्टिंक्ट विजन के लिए बताइए, ठीक है। और वैसे मिनिमम के लिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है तब कितना मैग्निफिकेशन होगा। तो ये तो सिंपल का हो गया। ऐसे ही हमने कंपाउंड में 2 लेंस यूज करे, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है आई पीस से, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो ये रहे, और इसमें रिजॉल्विंग पावर भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। और मैग्निफिकेशन तो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है और आई पीस कम होता है। आई पीस मतलब जो आँख की तरफ होता है, ठीक है। इसके ये फॉर्मूले हो गए, मैक्सिमम, मिनिमम और रिजॉल्विंग पावर ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद एक और है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप। इसमें रिफ्लेक्टिव में क्या होता है बच्चों कि हम ऑब्जेक्टिव मिरर यूज़ करने लग जाते हैं। इसमें मिरर यूज होता है जिससे स्पेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशंस नहीं होता, ठीक है। ये इसके एडवांटेज हैं। ईजियर टू माउंट है, हल्का है, सस्ता है, सब कुछ बढ़िया है इसका। ये इसके कंपेयर है। तो कई बार आता है अपर्चर साइज बताइए, आई पीस बताइए, मैग्निफिकेशन बताइए, तो ये मैंने आपके लिए समराइज कर दी है। क्वेश्चन भी यहाँ से आए थे 2। पहला क्वेश्चन देखिए, आंख बंद करते हुए आना चाहिए आपको, कि इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सेकेंडरी मिरर इज यूज टू। सेकेंडरी क्यों होता है भैया, तो भैया सेकेंडरी होता है आई पीस को टेलीस्कोप जो ट्यूब है उससे बाहर मूव करने के लिए, ठीक है। ये लिखा है इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन जीरो करने के लिए, तो ये भी हो सकता था, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन सी है, ठीक है। बी और डी भी हो सकते हैं, रिमूव स्पेरिकल एब्रेशन, क्योंकि इस केस में स्पेरिकल एब्रेशन होता ही नहीं है, ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही है इसका। आगे कह रहे हैं 15, एक साइंटिस्ट है, ऑब्जर्व कर रहा है बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो बेटर एनालिसिस के लिए क्या होगा, तो पता होना चाहिए बेटर एनालिसिस के लिए रिजॉल्विंग पावर अच्छी होनी चाहिए, और रिजॉल्विंग पावर अच्छी होने के लिए वेवलेंथ कम होना चाहिए, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स के, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है वेव के, वेव में बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो डायरेक्ट बिना थ्योरी के इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही बता देता हूँ बच्चों, इंटरफेरेंस आपकी हर तरह की वेव प्रोड्यूस करती है, ऑल काइंड ऑफ वेव देती है। और इंटरफेरेंस में होता क्या है, सुपरपोजिशंस ऑफ टू वेव, और उनका इंटेंसिटी का सम आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सारी चीज़ें हैं आपने देखी होंगी। क्वेश्चन में देखते हैं सीधा क्या होगा। कह रहे इन YDSE एक्सपेरिमेंट एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है वो 2:1 है, तो इंटेंसिटी का क्या होगा मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ। IMAX, कभी हम फॉर्मूला या वन शॉट वीडियो करेंगे बच्चों, तब मैं थ्योरी बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो चले जाएगी नहीं तो। ये आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फॉर्मूला ये होता है भैया, ये आप ध्यान रखना। ये आपका आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी को अगर आप एम्पलीट्यूड के टर्म में कहें तो वो ये भी हो सकता है। 2 वेव हैं जिसका A1 और A2 एम्पलीट्यूड है, ठीक है यहाँ तक। अब आप यहाँ पे देखिए, आपसे कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम बताइए। इसको आप थोड़ा सा अगर
A2 कॉमन निकाल दें तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A1/A2 + 1 A1/A2 -1, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो A1/A2 कितना है 2:1, तो यहाँ पर 2:1 रखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड Q ऑन स्क्रीन YDSC। देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अगर कोई भी दो वेव होती हैं उसका I1 I2 प्लस 2 I1 I2, और वो भी किसमें रूट में cos थीटा होता है। जो लास्ट वाला टर्म है ये वाला, ये इंटरफेरेंस टर्म है। लेकिन आप देखेंगे YDSC में जो आपकी I1 और I2 हैं ये बराबर होते हैं, मान लो I0 हो गई, तो इसमें जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो इस तरह से होती है 4I0 cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि I1 I2 बताइए वेयर फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज कितना ये π/3 है, ये मिसप्रिंट हुआ है, π/3 और π/2। ठीक है, तो लगा दीजिए, फेज रख दीजिए वहाँ पर। तो जैसे आप फाई की वैल्यू 2 के लिए लगाते हैं तो I1/I2 अगर आप लगाएं 4I0 तो कट जाएगा क्योंकि दोनों में कांस्टेंट रहेगा, तो cos स्क्वायर फाई की जगह अगर आप π/3 रखेंगे तो π/6 और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर π/4। ठीक है, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, π/6 3/√3/2 तो 3/4 और 3/4 के अपॉन में हो जाए 1/√2 तो 1/2, 2 से 2 कट गया तो 3/2। देखो इतने सरल क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। इंटरफेरेंस तो एटलीस्ट आप करके जाएं। ठीक है, कह रहा है कि विड्थ, फ्रिंज विड्थ इतनी है ऑन द स्क्रीन, डबल एक्सीलेट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ दी है तो विड्थ ऑफ इतना इतना कितनी होगी। तो फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है तो बीटा = d λ/d। अगर आप ध्यान से देखें 2 के लिए लगाएं, 2 केस दे रखे हैं यहाँ पे, तो β1/β2 इक्वल टू हो जाएगा λ1/λ2, क्योंकि जो बीटा है वो लैम्डा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस अब है ही क्या इसमें, तो B1 इक्वल टू λ1/λ2 इंटू β2 रख लो, तो 600/400, और β2 की वैल्यू हमें पुरानी वैल्यू 2 है, हमने β2 2 ली है, तो न्यू वाली β1 ले रखी है, तो ये 2 का आंसर 3 आ जाए। आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बीम है, कंसिस्ट कर रहा है इतना इतना, ऑब्टेन टू इतना इतना YDSC, और स्लिट की इतनी है, डिस्टेंस बिटवीन इतना है, तो लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इस सेंटर वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड। तो हमेशा मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ बच्चों, जब भी दो ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही हैं तो उसके लिए टेक्निक ये है, उसका ऑर्डर और वेवलेंथ, और जो दूसरी है उसका ऑर्डर और वेवलेंथ का जो वो होगा इनटू होगा वो बराबर होगा। तो n की वैल्यू आप क्या है यहाँ पे देखिए, n की वैल्यू आप यहाँ पे लगाइए, क्या आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू, ये वाली कंडीशन होती है जब भी कभी YDSC में ऐसा होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि दो वेव हैं और पहले वाले की जो भी फ्रिंज है वो दूसरे वाले की फ्रिंज से कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर ये कोइंसाइड करती हैं तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, पहले का ऑर्डर इनटू उसका वेवलेंथ इक्वल टू दूसरे का ऑर्डर इनटू वेवलेंथ। ठीक है, तो आप करेंगे क्या इसमें, अब आपने इसमें ये कंडीशन जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा, क्या क्या दिया है इसमें, λ1 मान लो, λ1 दिया है आपको 7000, λ2 भी दिया है आपको 5500, और आपको d भी दिया है, d दिया है आपको 2.5 × 10⁻³ और ये वाला d दिया है बड़ा वाला 1.5 m। तो जो ये वाले कंडीशन है इस पर आप लगाओगे, इसमें लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ इतना इतना, स्लिट इतना, द लीस्ट इज ना वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ वेवलेंथ इज कोइंसाइड। तो दोनों से कोइंसाइड करेंगे तो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो जरा, इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन पहली बार आया है, ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आ गया है, इसीलिए PYQ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQ अच्छे से करके जाते हैं तो आप यकीन मानिए 8 या 10 क्वेश्चन आप ऐसे ही सही कर देंगे, बस आपको PYQ आना चाहिए।
और PYQ को बहुत प्यार से करिए कि क्या क्वेश्चन दिया है, क्या हमारा आएगा। ठीक है, तो चलो ये मैंने आपको टेक्निक बताया कि जब भी ब्राइट होगा तो ऐसे करेंगे। तो हम लगाते हैं, तो n इंटू लेमडा वन ओवर m इंटू, तो n ओवर m कितना हो जाएगा, लेमडा 1 और लेमडा 2 रखोगे तो ये आपका आ जाएगा लेमडा 2 कितना हो जाएगा 5500, तो हो जाएगा 5500 ओवर 7000। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11/14 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, अब डिस्टेंस पूछा है, तो इसका मतलब है n टाइम्स बीटा 1 पूछा है। आपसे पूछा क्या है, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज वेयर ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ इज कोइंसाइड। तो किसी एक में लगा दो n बीटा 1, तो ये हो जाएगा 11/14। और बीटा की वैल्यू आपको पता ही होगी, बीटा की वैल्यू होती है d लेमडा बाई डी। इसको रख देते हैं इंटू 7000 इंटू 150 ओवर 0.25। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर मिलेगा 462 इंटू 10 की पावर -5। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट कर रहे हैं इनको। अब कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एज सोन इन फिगर। इसका फिगर कैसे है, ये आपका एक स्क्रीन है, ये पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स, और इन दोनों के बीच में ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके। तो एज सोन इन फिगर और थिन प्लेट ऑफ थिकनेस इतना, इसकी थिकनेस ये है, इसको S1 के आगे रख दिया है। और ये T की वैल्यू जो दी है आपको, ये T है और ये थिकनेस म्यू है। T की वैल्यू आपको ये दी है, म्यू ये दिया है, इन फ्रंट ऑफ S1। और कह रहे हैं YDX, ये हमने कई बार करा था कि एडिशनल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो एंड यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट इतना एंड ड्यू टू दिस पूछ रहे हैं कि एक्स बी नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स बी नॉट, तो क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आप किसी भी स्लिट के आगे से कोई एक प्लेट रख रहे हैं जिससे इंटरफेरेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ से क्या होगा कि जो फ्रिंज है वो स्लैब शिफ्ट कितनी हो जाएगी, वो आपको याद होना चाहिए, वो हो जाती है डी म्यू -1। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ एन ऑर्डर को दिखाता है, इतना शिफ्ट हो जाता है। तो अगर इतना ही शिफ्ट हो जाएगा तो जो डेल्टा एक्स है, अगर आप इसको डेल्टा एक्स के टर्म में देखें तो वो हो जाएगा बीटा नॉट म्यू -1 टी ओवर लेमडा। ठीक है, यहाँ तक बस। अब करना ही क्या है, इसमें बी नॉट की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर 10 इंटू 10 की पावर -6, अंदर हो जाएगा 1.2 दिया है -1, और अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -7, और बी नॉट तो बी नॉट ही रहा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 4 टाइम बी नॉट। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान में रखें। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है टू लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 800 एंड 600 नैनोमीटर इन YDSC एक्सपेरिमेंट ऑन अ स्क्रीन प्लेस 7 मीटर अवे फ्रॉम वन इफ टू स्लिट आर सेपरेटेड इतना, तो शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा टू पॉइंट वेयर सेंटर ब्राइट फ्रिंज ऑफ टू वेव कोइंसाइड। देखो 2 बार रिपीट हो गया, अगेन वैसे ही। देखो जो फ्रिंज विड्थ है, पहले की जो फ्रिंज विड्थ है बीटा 1 वो कितनी होगी डी लेमडा 1/d, और दूसरे की जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या होगी बीटा डी लेमडा 2/d। अब आपसे अगर आप वेवलेंथ इसमें रखें और ये वैल्यू रखें तो बीटा 1 कितना आ जाएगा 600, और डी रखें तो ये आ जाएगा आपका 16, और बीटा 2 आ जाएगा आपका 12। अब ये भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो एन बीटा 1 इक्वल टू एम बीटा 2 लगा लो। ठीक है, ख़त्म कर लो, इन बीटा 1 बीटा 2 का एलसीएम ले लोगे तो आंसर कितना आएगा 48। तो आंसर होगा इसका 48, या इसको आप पहले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो प्योर थ्योरेटिकल है। कह रहे हैं कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सो वेव नेचर एंड एक्सबिट्स इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये तो सही है भैया। डेविसन जर्मर वेरीफाई वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, तो इसका डी सही होगा, ये दोनों में रिलेशन भी है। आगे कह रहे हैं इन YDSC एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, CBSE के क्वेश्चन है सर। अगर कह रहा YD एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी है 2 पॉइंट पे फॉर पार्ट डिफरेंस इज लेमडा/4,
जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/4 है और λ/3 है, तो आपसे कह रहे हैं कि वहाँ पर जो वेव लेंथ है वो L1 और L2 हैं। इफ़ डिनोट बाय इंटेंसिटी बाय ये तो I1, अच्छा इंटेंसिटी है तो I1 I2 ओवर I0 क्या होगा। अभी भी मैंने आपको बताया YDSE में 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है। एक बात और ध्यान रखें कि जो फेज डिफरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो केस 1 में I1 कितना होगा 4I0, और उसमें अगर आप cos स्क्वायर ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2π/λ इंटू λ/4 कर लो, लैम्डा से लैम्डा कट गया 2π/2, तो ये आ जाएगा 2I0। ठीक। सेकेंड केस में अगर आप देखें I2, इसमें हमारा दिया है λ/3, तो आप वहाँ पर रख लीजिए, तो cos स्क्वायर 2π/λ इंटू λ/3, लैम्डा से लैम्डा कट गया, इसको सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर तो ये आ जाएगा I0। अब आपको सॉल्व करना है I1 प्लस I2, तो ये हो जाएगा 3I0, और अपॉन I0 करना है तो आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन YDSE एक्सपेरिमेंट एज सोन, और फिगर ऐसे दिया है बच्चों कि ये S1 है, ये S2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रीन है, इस S1 से एक ये दिया है, इसके आगे 1.51 का स्लैब रखा है, और इसके आगे से ऐसे करके एक गया है, तो यहाँ पर भी एक स्लैब रखा है, इसमें 1.55 लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो 0.mm लिखी। कह रहे हैं दो स्लैब हैं एज सोन इन फिगर, नाव इतना थिकनेस इतनी दी है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। तो पूछ रहा है इसके बाद फ्रॉम रेस्पेक्ट, तो सेंटर ब्राइसविन विल शिफ्ट बाय, तो कितने से शिफ्ट हो जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। अभी अगर आपको याद है तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, y इक्वल टू, अभी हमने पीछे क्या था ये, चलो इसके लिए आपको होमवर्क दे देते हैं, तो आप घर से करके आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं कभी इनफाइनाइट सीरीज में करवा दूंगा। आगे क्वेश्चन है, इन YDSE एक्सपेरिमेंट टू स्लिट आर इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट वेवलेंथ इतना, एंड लाइन ज्वाइनिंग A1P इज परपेंडिकुलर टू A1A2 एज सोन इन फिगर। मतलब इस टाइप का फिगर बना हुआ है, ये A1 सोर्स है, ये A2 सोर्स है, और इनके बीच की डिस्टेंस A है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये D है, और आपसे कह रहा है कि जो इस P पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ पर ये P पॉइंट है, पूछ क्या रहा है इसमें, कह रहा है तो वैल्यू ऑफ स्लिट सेपरेशन विल बी कितना होगा कह रहा है। तो ये तो इजी है, y इक्वल टू लगा दीजिए फर्स्ट मैक्सिमा, डी लैम्डा डी ओवर 2a लगा लीजिए, जो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा आपका आया, इसके बाद सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा डी ओवर 2a, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी a/2, तो a यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा रूट लैम्डा बाई डी, और लैम्डा 800 5 4, तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁴। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, इन YDSE एक्सपेरिमेंट द पोजिशंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम इज 1, तो वेवलेंथ इतना, तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट बताइए। तो सेपरेशन बिटवीन स्लिट ब्राइट के लिए जो होता है yn इक्वल टू n लैम्डा d ओवर d होता है। n कितना है भैया, n है आपका ये y1 दिया है आपको 5 × 10⁻⁻², n है आपका 5, लैम्डा है आपका 600 नैनोमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लें, d है आपका 1, और छोटा d आपको निकालना है। d से d कट गया, इस d को इधर लेके आओ, 10 की पावर उधर लेके आओ, तो d कितना आ जाएगा 60 × 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 60 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन से भी आए हैं 2-4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्लिट ऑफ विड्थ a इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इतना, तो वैल्यू ऑफ a फॉर फर्स्ट मिनिमम। अच्छा,
अब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट मिनिमा है उसके लिए ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा होता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो लेमडा ओवर साइन थीटा हो जाएगा, तो वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 10⁻⁹ और साइन 30 होता है आपका हाफ, ये ऊपर जाएगा तो 1.2 माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन था क्या? यहाँ से एक ही होगा फिर। अब आया पोलराइजेशन बच्चों। पोलराइजेशन बस इसकी थोड़ी सी इतनी बढ़िया बात है, इसको जो देंगे वो हमारे ट्रांसवर्स वेव देते हैं ओनली। क्वेश्चन कह रहा है कि एन पोलराइजर सीट आर अरेंज सच दैट ईच ऑफ मेकिंग 40 डिग्री विद प्रीसीडिंग होना था, विद प्रीसीडिंग सीट एंड अनपोलराइज लाइट इतना इतना। तो देखो पोलराइज से जो हमारी लाइट जाती है, फाइनल लाइट जो भी जाती है वो जाती है I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो आप, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 45 डिग्री है और अनपोलराइज लाइट इंटेंसिटी है दिस इज एंड द आउटपुट इज फाउंड टू बी 164। अरेंज इस तरह से करें कि 45 डिग्री है प्रीसीडिंग से। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका जो फाइनल होगा ना, ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी पहले वाले से, और दूसरे वाले से आपको यूज़ करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि क्रॉस टाइप की पोलराइड हैं। तो यहाँ पर जो ये फाइनल आई दिया है आपको, वो कितना दिया है? 3 दिया है। I0 आपको दिया है 32 दिया है। ठीक है, 32 का 32/2 कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई इक्वल टू, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं ये ऐसे नहीं, ये मैं कुछ और ही लगाने लग गया यहाँ पे, सॉरी, क्या इजी क्वेश्चन को मैं कॉम्प्लिकेट करने लग गया। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप क्या कह रहा है कि एन पोलराइजर सीट आर अरेंज सच दैट, इस तरह से बनाए हुए हैं 45 डिग्री विथ प्रीसीडिंग सीट। ठीक है, एंड एन अनपोलराइज्ड लाइट विथ ना आई इनटू द अरेंजमेंट एंड आउटपुट इज 16। आउटपुट कितना? 16। देखो पहले वाले से अगर आप देखेंगे ना, पहले वाले से I1 कितना आया? आई कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा 45 रख दो तो आ जाएगा I/2। सिमिलरली n लगाए गए हैं ऐसे ही, तो अगले वाले से I2 से भी क्या आएगा? I2 से भी आ जाएगा I1/2, तो मतलब I/4 आ जाएगा। ऐसे आप बढ़ाते हुए जाएंगे तो जो nth होगा उससे कितना आ जाएगा? I/2n, ये तो आएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि जो हमारा फाइनल है वो I/ कितना है? 64 है। ये कितना है? I/64 है। तो इसको कंपेयर करें, I/2n को अगर आप कंपेयर कर देंगे I/64 से, तो n कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि एक से I होता है, सेकंड वाले से जैसे ही जाएगा हाफ हो जाएगा, तो अगले उससे फिर हाफ हो जाएगा, ऐसे ही चलते जाएगा। तो n पोलराइड का इतना होता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट का अरेंजमेंट है उसमें I/64 आ रहा है, तो n कितना होगा? तो n 8 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू पोलराइड A एंड B आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द पास एक्सेस ऑफ पोलराइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ अनदर सीज A एंड B बाइसेक्ट एंगल इतना इतना, इफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइड लाइट इतना, तो कितना B से कितना होगा? तब कहने का मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ऐसे कह रहा है क्वेश्चन, अगर आप देखें ना, एक पोलराइड ऐसे है, ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा पोलराइड ये है, ठीक है, और तीसरा पोलराइड आपका ये रहा। अगर इनमें ये इनकी एक्सिस है, तो पहले वाले की तो एक्सिस ऐसे है कह रहा, ये तो ए है, दूसरे वाले की एक्सिस ऐसे है कह रहा, और ये एंगल कितना दिया है उसने? बाइसेक्ट 45 कह रहा, और तीसरा वाले की जो है वो ऐसे एंगल है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि जो फाइनल है बी कितने से, बी से कितनी आएगी? तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ से आई आ रही है, सपोज यहाँ से आपने I0 बनाई, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी फर्स्ट पोलराइड से तो आधा हो जाएगी I0/2। सेकेंड वाले से जो होगी, जो सेकेंड वाले से होगी यहाँ से, वो हो जाएगी IA, जितनी भी IA की है वो, और उसके साथ कितना एंगल है वो डिपेंड करेगा cos स्क्वायर 45। तो IA है आपका I0/2 और 45 मतलब हो जाएगा I0/4। ठीक है, अब जो I हमारा फाइनल वाले से निकलेगी वो कितनी निकलेगी? वो निकलेगी आपकी
IC cos स्क्वायर 45 और IC की वैल्यू है I0/4 और अगेन इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 तो आ जाएगा I0/8 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे अनपोलर लाइट इज इंसिडेंट ऑफ बाउंड्री बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं उस पर आपका ये इंसिडेंट है। आगे उसके बाद विद डायलेक्ट्रिक 2.8 और मीडियम 1 का मीडियम 2 का इतना टू सेटिस्फाई द कंडीशन सो दैट द रिफ्रैक्टिव एंड ये रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, इसको मैं अभी अलग से लिख देता हूँ, इसको हटा दो आप। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है तो आपसे कहना है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दे रखी है एंगल ऑफ वो शुड भी ये दिया है tan इनवर्स 1 + 10/θ की पावर हाफ ये दिया है, तो थीटा निकालना है। तो सबसे पहले तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, μ1 हो जाएगा ER μr, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.8 रूट में। सेकेंड μ2 हो जाएगा √6.8। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। पहले मीडियम के लिए μ1 sin I = μ2 sin। अब दूसरे वाले मीडियम के लिए इसमें क्या लिखा है देखो, बाउंड्री ऑफ इतना इतना टू सेटिस्फाई कंडीशन इतना इतना, रिफ्लेक्टेड रे और इसके बीच में। तो आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, पहला I तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 - I। ठीक है, तो μ2 cos ऑफ R हो जाएगा ये, और ये μ1 sin ऑफ I हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको अगर आप इधर ले आते हैं तो tan, ठीक है ये I हो गया, हाँ tan I = μ2/μ1, तो ये हो जाएगा √6.8 / 2.1। अभी tan I की वैल्यू इतनी है, इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा 2.8 + 4/2.8 की पावर हाफ। सॉल्व कर लो तो ये इसको अगर रीअरेंज करो अलग अलग तो हो जाएगा 1 + 10/7 की पावर हाफ। अब से पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है थीटा क्या होगा, तो थीटा 7 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पोलरॉइड हैं एज शोन इन फिगर, और फिगर कैसे है वही जैसे अभी मैंने बताया था आपको। पहला एक ये है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसमें पहले वाले की एक्सिस तो ऐसे ही है, इसको P1 कह रहे हैं। दूसरे वाले की जो एक्सिस है वो आपकी ऐसे है, जिसका ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इसको P2 कह रहे हैं। तीसरा वाला का जो एंगल है वो आपका ऐसे है, जिसको 90 डिग्री कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो सोर्स S है उसकी इंटेंसिटी 256 है, यहाँ पर कोई सोर्स है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट O कितनी होगी, मतलब ये फाइनल पॉइंट O पे कितनी होगी। तो अभी भी हमने की थी वही करेंगे। अगर P1 से आप देखें तो यहाँ से अगर I जा रही है तो P1 से हो जाएगी I0/2, I0/2 जैसे आगे जाएगी P2 पे हो जाएगी I0/2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर 60। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा I0/8 आ जाएगा। यही आगे जाओगे तो ये आ जाएगी I0/8 का स्क्वायर और cos स्क्वायर, बस जो जो एंगल दिया है वो आप लेते जाओ 30 डिग्री। आपको ये एक्सिस से ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, तो बचेगा कितना क्रॉस में 90 - 60 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3I0/32। 3 इंटेंसिटी आ गई, तो O पे कितनी होगी पूछ रहा है। ठीक है, तो 3I0/32 और I0 की वैल्यू दी है 256, तो 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाली क्रॉस वाली थी तो उसमें हमें 90 - उसका एंगल करना पड़ेगा। और है क्या, फिफ्थ क्वेश्चन भी है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ब्रूस्टर एंगल, देखो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने की बहुत सारी तरीके हैं बच्चों, और उसी में एक तरीका है रिफ्लेक्शन मेथड से, और उससे हम किससे करते हैं, ब्रूस्टर लॉस में आता है, जिसमें पार्शियली हमें पोलराइज लाइट और फिर अनपोलराइज लाइट मिलती है। तो रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, डबल रिफ्लेक्शन, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ ब्रूस्टर एंगल फॉर अ लाइट प्रोपागेटिंग
फ्रॉम एयर टू ग्लास इज इतना, देन ब्रूस्टर एंगल फॉर इज इतना। तो जो पहला हमारा एजर्सन्स है स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो हमारा होता क्या है, जो ब्रूस्टर एंगल है वो आपका यही होगा, आई प्लस आर की जो वैल्यू होती है उसमें 90 होती है, तो आई जो हो जाएगा वो π/2 माइनस आर हो जाएगा, या जो आर हो जाएगा π/2 माइनस आई हो जाएगा। n इक्वल टू आप 10IB भी कह सकते हैं, ये ब्रूस्टर लॉ है। दूसरा कह रहा है कि द ब्रूस्टर एंगल फॉर अ लाइट प्रोपेगेटिव फ्रॉम ग्लास टू एयर इज इतना। तो ग्लास टू एयर के लिए आप देखेंगे इतना होगा, ये गलत है, ठीक है, वो ये वाला है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाए, ठीक है भैया। तो शायद ये आखिरी क्वेश्चन था बच्चों, ये हमारी रे ऑप्टिक्स थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, मैं कोशिश करूँगा आपको शॉर्ट्स वीडियो या छोटी वीडियो से समझाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और विशिंग ऑल द